योर क्लास ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। देखिए लास्ट जो है वो हमने डिस्कस किया था कैटलिस्ट के बारे में कि कैटलिस्ट होते क्या है। तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करके रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं। उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज कर देते हैं। रेट कैसे चेंज होगी ये मैंने आपको बताया था कि कैटलिस्ट क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देते हैं। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। हमने ये ग्राफ देखा था कि अगर कैटलिस्ट एब्सेंट है तो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है, और अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो ये एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ही चाहिए। तो क्या हुआ? आपने क्या देखा? कैटलिस्ट ने क्या किया? इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, जिसकी वजह से पाथ छोटा हो गया और रिएक्शन फास्टली कंप्लीट हो जाएगी। तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करके। इसके अलावा कैटलिस्ट के और क्या फीचर्स हो सकते हैं? तो कैटलिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं? बहुत ही कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। कैटलिस्ट अगर किसी इक्विलिब्रियम में है तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट को जितना बढ़ाते हैं बैकवर्ड रिएक्शन की रेट में भी उतना ही चेंज लाते हैं। तो वो रिएक्शन की रेट को चेंज करते हैं, इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करते हैं। तो सबसे फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं। इक्विलिब्रियम में जितना फॉरवर्ड रेट को बढ़ाते हैं उतना ही बैकवर्ड को बढ़ाते हैं, इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करते हैं, बहुत कम अमाउंट में सफिशिएंट होते हैं। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन जैसे थे वैसे के वैसे ही मिल जाते हैं। और पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर, हर रिएक्शन के अंदर अलग अलग कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। अलग अलग कैटलिस्ट जो होते हैं वो अलग अलग रिएक्शन के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये कैटलिस्ट जो है उसके कुछ फीचर्स है, कुछ प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा ये अभी हमने देखा था कैटलिस्ट क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देते हैं, कम कर देते हैं, पाथ छोटा कर देते हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अब इसके बाद हम बात करें कैटलिस्ट के टाइप्स की। तो कैटलिस्ट जो है हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट जो कैटलिस्ट हमारे पास आता है दैट इज पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट। सेकंड इज नेगेटिव कैटलिस्ट। थर्ड इज ऑटो कैटलिस्ट एंड फोर्थ इज इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। देखो अब ये क्या करेंगे? पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑटो और इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। तो वो कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव कैटलिस्ट। एग्जाम्पल देखना, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2, ठीक है, इसका हमें क्या करवाना है? डिकम्पोजिशन करवाना है। तो ये H2O और O2 में टूटेगा। अगर हम यहाँ पे प्लेटिनम को डाल दें तो ये क्या करेगा? इस रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। मींस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन में प्लेटिनम जो होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है? हमारे पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। लेकिन इसी रिएक्शन के अंदर अगर हम प्लेटिनम की जगह ग्लिसरॉल को डाल दें तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अगर हम डिकम्पोजिशन करवाएं तो वो H2O और O2 बनाता है, और प्लेटिनम जो है इस रिएक्शन के अंदर पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, इसके डिकम्पोजिशन की रेट को बढ़ा देगा। लेकिन हम प्लेटिनम की जगह ग्लिसरॉल को ऐड कर दे तो ग्लिसरॉल जो है वो नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा। थर्ड हमारे
रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पीड अप हो जाएगी, फास्टली हो जाएगी। फोर्थ आते हैं ऑटो कैटेलिस्ट। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर बनने वाले जो प्रोडक्ट है उनमें से ही कोई जो है वो कैटेलिस्ट की तरह बिहेव करने लगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटो कैटेलिस्ट बोलते हैं। कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट जो है वो खुद किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कैटेलिस्ट की तरह, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटो कैटेलिस्ट। और ऑटो कैटेलिस्ट के लिए एक बात जो हमें ध्यान रखने की है वो ये होती है कि ये रिएक्शन पहले धीरे धीरे होती है, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट बनने लगा मतलब कैटेलिस्ट बनने लग गया और कैटेलिस्ट के बनते ही ये रिएक्शन क्या होने लगेगी, धीरे धीरे स्पीड बढ़ने लगेगी, स्पीड अप होने लगेगी। एग्जाम्पल देखना, इथाइल एसीटेट, इसका हम क्या कराए, इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस करवाए। ठीक है, ये हमने हाइड्रोलाइसिस करवाया एसिडिक मीडियम के अंदर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3COOH, ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे हमारे पास क्या है, H और OH, ये बॉन्ड टूटेगा तो CH3COH और इस C2H5 के साथ कौन चला जाएगा, OH, ये C2H5OH। तो ये हमारा एसिटिक एसिड और ये इथेनॉल। तो ये जो एसिटिक एसिड है वो किसकी तरह बिहेव करता है, हमारे कैटेलिस्ट की तरह बिहेव करता है। तो इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो खुद ही कैटेलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस के अंदर ये जो कैटेलिस्ट है इन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटो कैटेलिस्ट, कि प्रोडक्ट जो है वो खुद ही कैटेलिस्ट की तरह बिहेव करने लगे। एक आता है इंड्यूस्ड कैटेलिस्ट। मान लो हमारे पास कोई दो रिएक्शन है, एक तो कंप्लीट हो रही है, दूसरी रिएक्शन नहीं हो पा रही है, तो हमने क्या किया, दोनों के रिएक्टेंट्स को मिक्स कर दिया। इसकी वजह से अब दूसरी रिएक्शन भी क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। तो फर्स्ट रिएक्शन ने सेकंड रिएक्शन के लिए किसकी तरह बिहेव किया, कैटेलिस्ट की तरह बिहेव किया। मतलब एक रिएक्शन की वजह से दूसरी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होने लग गई, तो फर्स्ट रिएक्शन सेकंड के लिए क्या कर गई, इंड्यूस्ड कैटेलिस्ट की तरह बिहेव करेगी। जैसे एग्जांपल देखना, सोडियम सल्फाइड, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है फास्टली और क्या बना लेता है, सोडियम सल्फेट बना लेता है। मैं बैलेंस्ड रिएक्शंस नहीं लिख रही हूँ, बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। बट जो सोडियम आर्सेनाइड है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है, प्रोडक्ट नहीं बना पाता है, तो हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया रिएक्टेंट को, Na2SO3 प्लस Na3ASO3, मतलब सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड को मिक्स कर दिया ऑक्सीजन के साथ। तो अब हमें यहाँ पे क्या मिलने लगते हैं, प्रोडक्ट मिलने लगते हैं। क्या बनेगा, Na2SO4 Na3ASO4। तो इस रिएक्शन ने क्या किया, इसको भी कंप्लीट करवा दिया। मींस ये रिएक्शन जो है वो इसके लिए किसकी तरह बिहेव कर रही है, कैटेलिस्ट की तरह बिहेव कर रही है। इसकी वजह से ये रिएक्शन भी क्या हो पा रही है, कंप्लीट हो पा रही है। जब हमने इन रिएक्टेंट्स को यहाँ पे मिक्स कर दिया तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई, हमें प्रोडक्ट मिल गए। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसी रिएक्शंस के लिए हम वर्ड यूज में लेते हैं इंड्यूस्ड कैटेलिस्ट, कि इस रिएक्शन ने इसको इंड्यूस कर दिया। तो ये कैसी हुई, इंड्यूस्ड कैटेलिस्ट हुई। ठीक है, तो ये हमारे पास चार टाइप के हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑटो कैटेलिस्ट और इंड्यूस्ड कैटेलिस्ट। पॉजिटिव इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ऑटो में प्रोडक्ट में से कोई जो है वो रिएक्टेंट की तरह बिहेव करता है, और इंड्यूस्ड में एक रिएक्शन दूसरी रिएक्शन को कंप्लीशन में हेल्प करती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो कैटेलाइसिस होता है वो कितने टाइप का होता है। तो जो कैटेलाइसिस होता है, कैटेलाइसिस मतलब कैटेलिस्ट किसी रिएक्शन में इंक्लूड हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, कैटेलाइसिस। कैटेलाइसिस हमारे पास दो टाइप का होता है, एक होमोजीनियस कैटेलाइसिस और सेकंड हमारे पास आता है हेटेरोजीनियस कैटेलाइसिस। होमो का मीन्स क्या होता है, एक जैसा, सेम, यानी जिसके अंदर आपके रिएक्टेंट
रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट क्या होती है, डिफरेंट फिजिकल स्टेट होती है। ठीक है, यानी कोई सॉलिड में है, कोई लिक्विड में है, कोई गैस में है, इस तरीके से, या दो सॉलिड में है, एक लिक्विड में है, दो गैस में है, एक सॉलिड में है। ठीक है, तो इस तरीके के कैटालाइसिस को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। अब होमोजीनियस कैटालाइसिस का एग्जांपल देखना, अभी हमने पढ़ा था हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ये हमारा इथाइल एसीटेट है, लिक्विड स्टेट में है, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो वाटर भी लिक्विड स्टेट में है, मीडियम एसिडिक ले रहे हैं H2SO4, तो ये भी लिक्विड स्टेट में है। जो प्रोडक्ट बन रहे हैं CH3COH एसिटिक एसिड, ये भी लिक्विड स्टेट में है। जो इथेनॉल बन रहा है ये भी लिक्विड स्टेट में है। मींस सारे रिएक्टेंट, कैटलिस्ट, प्रोडक्ट, ये सब क्या है, सेम फिजिकल स्टेट में है। तो इस तरीके के कैटालाइसिस को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस कैटालाइसिस। दूसरा हमारे पास आता है हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। इसका एग्जाम्पल है हैबर प्रोसेस। अमोनिया फॉर्मेशन का जो हैबर प्रोसेस होता है, जिसके अंदर हमारी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये क्या है, गैस है, हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है। यहाँ पे हम कैटलिस्ट लेंगे आयरन को, जो कि सॉलिड स्टेट में होगा, प्रोडक्ट बनेगा हमारा अमोनिया, ठीक है, वो भी गैसियस स्टेट में है। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ये देखिए, ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, ये तो गैसियस स्टेट में है, और यहाँ पे जो हमने कैटलिस्ट लिया हुआ है वो सॉलिड स्टेट के अंदर है। तो इस तरीके के कैटालाइसिस को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। ठीक है, तो दो तरीके का होता है, होमोजीनियस कैटालाइसिस और हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। अब देखो होमोजीनियस कैटालाइसिस जो है, इसकी मैकेनिज्म कि ये कैसे वर्क करता है, तो इसकी मैकेनिज्म जो होती है वो होती है इंटरमीडिएट कंपाउंड मैकेनिज्म। इंटरमीडिएट कंपाउंड मैकेनिज्म के बेसिस पर होमोजीनियस कैटालाइसिस का हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, होमोजीनियस कैटालाइसिस को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ए कोई रिएक्टेंट है, वो किसी अदर रिएक्टेंट, कोई कैटलिस्ट मान लो, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेगा। ये हमारा क्या बन गया, इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। ये अनस्टेबल भी होता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसके लिए रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। जब एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है तो फटाफट से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि कम एक्टिवेशन एनर्जी में काम चल गया ना। फिर दूसरा क्या होगा, ये अनस्टेबल है, तो दूसरा रिएक्टेंट जब जाएगा तो यहाँ से ये X निकल जाएगा, और हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये कैटलिस्ट जैसा यहाँ है वैसा वापस यहाँ पे रिमूव हो गया, और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बना जो कि अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से रिमूव होके यहाँ पे क्या बन गया, प्रोडक्ट। तो हमने यहाँ से मैकेनिज्म देखी होमोजीनियस कैटालाइसिस की, जिसके अंदर हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है, और इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए होती है, तो ये फटाफट से कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर, और ये इंटरमीडिएट अनस्टेबल भी होता है। लेकिन ये जो होमोजीनियस कैटालाइसिस है, इसके थ्रू हम कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। जैसे हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं इंटरमीडिएट मैकेनिज्म के थ्रू। हम कैटलिस्ट, प्रमोटर और इनहिबिटर्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक्टिव सेंटर्स की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास आता है हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। इसमें क्या होता है, ये हमारा कोई कैटलिस्ट है जो कि सॉलिड होता है। हमने अभी एग्जाम्पल देखा था कि सॉलिड हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, कोई भी कैटलिस्ट होता है जिसकी सरफेस कैसी होती है, सॉलिड होती है। जैसे हैबर प्रोसेस पढ़ा था, तो आयरन है वो सॉलिड सरफेस वाला है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, एक्टिव सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, और इन एक्टिव सेंटर्स पे कौन आएंगे, ये जो अलग अलग गैसेस हैं वो आकर एब्जॉर्ब हो जाएगी और इन एक्टिव सेंटर के साथ केमिकल बॉन्ड बना लेगी। ये केमिकल बॉन्ड जैसे ही बनेंगे तो ये यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक्टिवेटेड हाइब्रिड बनाएंगे। मींस ये सॉलिड कैटलिस्ट है, इनके ऊपर एक्टिव सेंटर्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या हुआ, इस सरफेस पर गैसेस आकर एब्जॉर्ब हुई और इन एक्टिव सेंटर के साथ केमिकल बॉन्ड बना लिए,
और क्या बनाती है, एक्टिवेटेड हाइब्रिड, जो कि क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है और लास्ट में क्या बना देता है, प्रोडक्ट बना देता है। तो इस तरीके से ये हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस का मैकेनिज्म होता है कि सॉलिड सरफेस पर गैसेस आकर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, उस पे प्रेजेंट जो एक्टिव सेंटर है उनके साथ बॉन्डिंग करती है और हाइब्रिड बनाती है और ये हाइब्रिड डिकम्पोज होकर क्या बना देता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। लेकिन यहाँ से आप क्या देखते हो कि हम बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। गैसेस आकर एब्जॉर्ब हो रही है, प्रोडक्ट का डिसॉर्प्शन हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन के लिए जो हमें कैटेलिस्ट की सरफेस मिल रही है वो उतनी ही मिल रही है, यानी कैटेलिस्ट जो है वो बहुत कम अमाउंट में भी हमारे लिए सफिशिएंट है। दूसरा, यहाँ पे जो केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं उनके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है वो किससे मिल जाती है, इन केसेस के एब्जॉर्प्शन से, यानी एब्जॉर्प्शन एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को फुलफिल कर देती है। थर्ड, हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी हो रहा है, डिसॉर्प्शन का प्रोसेस भी हो रहा है, मींस हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिसॉल्व हो रहा है, डिसॉर्प्शन हो रहा है उसका, तो हमें लास्ट में सरफेस कैसी मिलती है कैटेलिस्ट की, जैसी स्टार्टिंग में थी वैसे की वैसी ही सरफेस मिल जाती है। कैटेलिस्ट में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आता है। फोर्थ, जो कैटेलिस्ट प्रमोटर होते हैं वो इस कैटेलिस्ट के सरफेस पर एक्टिव सेंटर्स के नंबर को बढ़ा देते हैं। तो जैसे ही एक्टिव सेंटर्स का नंबर बढ़ेगा तो आप क्या देखोगे कि ज्यादा रिएक्टेंट आके ऐड हो पाएंगे और जब रिएक्टेंट्स ज्यादा ऐड हो पाएंगे तो ये रिएक्शन जो है वो क्या हो पाएगी, जल्दी कंप्लीट हो पाएगी। इसके बाद हम क्या देखते हैं, कैटेलिस्ट पॉइजन क्या करते हैं, ये जो एक्टिव सेंटर्स है इनके साथ जाके खुद जुड़ जाते हैं। अब कैटेलिस्ट के साथ जब एक्टिव सेंटर्स पे कैटेलिस्ट पॉइजन जाके जुड़ गए तो रिएक्टेंट नहीं ऐड हो पाएंगे क्योंकि उनके पास स्पेस ही नहीं है जुड़ने के लिए। तो वो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को, जब कैटेलिस्ट नहीं जुड़ेंगे तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये सारे के सारे हमारे पास जो है एग्जाम्पल्स है या एक्सप्लेनेशन है इन पॉइंट्स का, प्रमोटर का, पॉइजन का, उसके अलावा कैटेलिस्ट के लिमिटेड अमाउंट का, बहुत कम अमाउंट का, कैटेलिस्ट के जितना जैसा हम लेते हैं वैसा का वैसा टू मिल जाता है, इसके अलावा एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से पूरी होती है, इन सब चीजों को हम हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है एंजाइम कैटालाइसिस। देखो एंजाइम्स क्या होते हैं, कोई भी जो लिविंग बीइंग है, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, उनके अंदर प्रेजेंट नाइट्रोजन कंटेनिंग जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं। और ये एंजाइम्स जो होते हैं वो बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए हम इनको बायोकेमिकल्स भी बोलते हैं। और ये कैटेलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल कैटालाइसिस भी बोलते हैं। और एंजाइम्स को क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल कैटेलिस्ट बोलते हैं, क्योंकि ये लिविंग बीइंग्स में प्रेजेंट होते हैं और केमिकल रिएक्शंस को करवाने में हेल्प करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल कैटालाइसिस भी बोलते हैं। बायो प्रोसेस को बायोकेमिकल कैटालाइसिस बोलते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल कैटेलिस्ट बोलते हैं। जैसे जो ईस्ट होता है उसके अंदर जाइमेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, ये जाइमेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, ईस्ट पे प्रेजेंट होता है, तो जो आपका ग्लूकोज होता है उसको इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। एग्जाम्पल देखना, ये C6H12O6, ये इस जो ग्लूकोज है इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, जाइमेज एंजाइम, ये ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट कर देगा, C2H5OH, और ये CO2 रिमूव कर देगा। ऐसे ही यूरिया NH2CONH2, इसको यूरिएज जो एंजाइम होता है वो कन्वर्ट कर देता है अमोनिया और CO2 के अंदर, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास प्रेजेंट होता है स्टार्च, ये जो स्टार्च होता है इसका जो है शुगर के अंदर कन्वर्ट
इसके अलावा ट्रिप्सिन एंजाइम। इसके अलावा आपका जो स्टार्च होता है, या ये बोल सकते हो कि प्रोटीन होता है, उसको एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है पेप्सिन एंजाइम। तो प्रोटीन्स का एमिनो एसिड में कन्वर्जन करता है पेप्सिन एंजाइम। और जो सलाइवा में प्रेजेंट, एक बार करेक्शन करती हूँ, सलाइवा में प्रेजेंट एमाइलेज एंजाइम है और साथ ही साथ हमारा टाइलिन एंजाइम है, जो दोनों सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं। ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देते हैं शुगर के अंदर, जैसे आपके ग्लूकोज हुए इसके अंदर, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो मिल्क है उसको कर्ड में कन्वर्ट करने का काम करता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो एंजाइम्स होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारे केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करवाने में। यूरिया यूरिएज एंजाइम, और ये ग्लूकोज के लिए जाइमेज एंजाइम, ठीक है, और पेप्सिन एंजाइम एमिनो एसिड्स के लिए, ठीक है। इस तरीके से हमने ये अलग अलग एंजाइम्स और उनका वर्क देखा। ये जो एंजाइम्स होते हैं इनके लिए हम कुछ चीजों को पढ़ते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो बहुत इफेक्टिव होते हैं। थोड़ा सा अमाउंट अगर हम एंजाइम का मिला देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 10 लाख टाइम इंक्रीज हो जाती है। अगर हम 1 मोल का 1/10⁶, मतलब 1 मोल का 1/10⁶ इतना कम अमाउंट किसी रिएक्शन में मिक्स कर दे तो रेट ऑफ रिएक्शन 10⁻³ से 10⁻⁶ तक इंक्रीज हो जाती है। तो फर्स्ट ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, 10 लाख टाइम तक रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा हमने क्या देखा कि बहुत कम अमाउंट जो है वो 10⁻³ से लेकर 10⁻⁶ टाइम्स तक रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है। थर्ड हम क्या देखते हैं, स्पेसिफिसिटी। हर एंजाइम जो होता है हर रिएक्शन के लिए परफेक्ट नहीं होता है। पर्टिकुलर एंजाइम ही जो होते हैं वो पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वर्क करते हैं। फोर्थ हमने क्या देखा कि एंजाइम जो है वो कैटेलाइज्ड एंजाइम जो होते हैं वो पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच के ऊपर ही वर्क करते हैं। जैसे पीएच इनके लिए नियर अबाउट 7.4 और जो टेम्परेचर होता है वो 25 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस पर ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, जिसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं, ठीक है। जिसके ऊपर ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच, जो कि 7.4 है पीएच तो, और टेम्परेचर नियर अबाउट 25 से 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है, 4 पॉइंट पढ़ लिए हैं। फिफ्थ ये है कि ये जो है कॉलॉइडल नेचर के होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कॉलॉइड्स को ही डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलॉइडल नेचर के होते हैं तो हम इनका कोगुलेशन करवाकर इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आता है कि एंजाइम्स जो होते हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं, उनके अंदर कुछ प्रमोटर्स भी होते हैं, जैसे मैग्नीज डाल दिया, ठीक है। इसके अलावा सोडियम मेटल डाल दी, तो बहुत सारी मेटल कैटायंस जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीज हो गया, ये एंजाइम के लिए प्रमोटर की तरह बिहेव करती है, एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ा देती है। ऐसे ही एंजाइम पॉइजनस होते हैं, जैसे CH2 कार्बन डाइसल्फाइड हो गई, इसके अलावा HCl हो गया। ये क्या करते हैं, एंजाइम्स की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, तो ये एंजाइम्स पॉइजन की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है इन एंजाइम्स की जो मैकेनिज्म है वो कैसे होती है, एंजाइम कैटालाइसिस कैसे होता है। तो देखो, सबसे पहले कोई भी एंजाइम जो है, जैसे ये हमारे पास क्या है, एंजाइम है, इस एंजाइम के साथ कौन ऐड होगा, सबस्ट्रेट ऐड होगा। तो ये एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। अब कैसा सबस्ट्रेट ऐड होगा, जैसा इस एंजाइम पे एक्टिव सेंटर प्रेजेंट है ना, उसी शेप का क्या होना चाहिए, सबस्ट्रेट होना चाहिए। ये एक तरीके से लॉक की थ्योरी होती है कि जिस तरीके से एक पर्टिकुलर लॉक के अंदर, ताले के अंदर एक पर्टिकुलर चाबी ही लग सकती है, वैसे एक पर्टिकुलर एंजाइम में एक पर्टिकुलर जो सबस्ट्रेट है वो ही फिक्स हो सकता है। इसकी जैसे एक्टिव सेंटर की शेप है, वैसे शेप वाला ही सबस्ट्रेट जो है वो यहाँ आकर फिक्स होगा और क्या बना लेगा,
एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये देखो, ये हमारे पास क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट के अंदर। ये देखो, ये तो हमारा एंजाइम है और ये हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे, ये इस तरीके से ये प्रोडक्ट एंजाइम सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। और अब यहाँ से हम क्या देखेंगे, ये एंजाइम जो है वो तो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और साथ में हमारे पास दो क्या बन जाते हैं, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ये हमारे पास दो प्रोडक्ट बन गए, मतलब 2 या 3 जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो बन जाएंगे। तो ये एंजाइम जो है वो सेपरेट हो गया और ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ से एंजाइम फ्री हो जाएगा और ये हमारा प्रोडक्ट हमें अलग मिल जाएगा कि प्रोडक्ट ने एंजाइम की सरफेस को छोड़ दिया है। तो सेम कैसा है, कैटेलिस्ट जो हमने पढ़ा था वैसा ही है ना। तो ये क्या है, एंजाइम कैटेलाइसिस है। इसके बाद हमारे पास लास्ट जो कैटेलिस्ट में आता है वो आता है जियोलाइट कैटेलाइसिस। ठीक है, जियोलाइट कैटेलाइसिस को हम क्या बोलते हैं, साइज सेलेक्टिव कैटेलिस्ट भी बोलते हैं। जियोलाइट कैटेलाइसिस बोल दो या साइज सेलेक्टिव कैटेलिस्ट बोल दो, कैसे वो देखना। जियोलाइट्स होते क्या है, जियोलाइट्स होते हैं मॉलिक्यूलर सीव्स। जैसे हमारे घरों में छलनी होती है ना, जब हम उससे फिल्टर करते हैं तो कुछ ही चीजें जो है उससे पास आउट हो पाती है, कुछ चीजें ऊपर रह जाती है, वैसे ही जियोलाइट्स होते हैं। जियोलाइट्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर सीव्स होते हैं, जो किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स के बने होते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, एल्यूमिनो सिलिकेट्स के बने हुए मॉलिक्यूलर सीव्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जियोलाइट्स बोलते हैं। इन जियोलाइट्स के अंदर क्या होता है, कुछ सिलिकन के प्लेसेस पर, सिलिकन के जो एटम्स होते हैं उनके प्लेसेस के ऊपर क्या आ जाते हैं, एल्यूमिनियम के एटम्स आ जाते हैं। ठीक है, और इनके अंदर ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, कैटेलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं और इनमें छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे छलनी में प्रेजेंट होते हैं वैसे छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं और इन होल्स का साइज क्या होता है, अलग अलग होता है। नियर अबाउट 240 पिकोमीटर से लेकर 270 पिकोमीटर तक के हो सकते हैं। और इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर सीव्स का, वो होता है हमारे पास MnAlO2X डॉट SiO2Y Z डॉट MH2O। N तो मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये AlO2X SiO2Y, ये Z MH2। तो अब आपके पास ये जनरल फॉर्मूला है, जैसे एक एग्जांपल देख सकते हो आप, Na2Al2 Si2OA डॉट XH2O। ये हमारे पास एग्जांपल है परम्यूटेट्स का और ये परम्यूटेट्स हमने 11th क्लास में पढ़े हैं, जो कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के काम आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है और सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स है जिन्हें हम परम्यूटेट्स बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इनमें छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं और इन होल्स का साइज क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, और इन होल्स के साइज के हिसाब से ही इनमें क्या आकर फिट हो सकते हैं, रिएक्टेंट्स फिट हो सकते हैं। तो देखो, जब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, इन मॉलिक्यूलर सीव्स को, जियोलाइट्स को हीट करते हैं, तो इनमें वाटर के, ये जो होल्स है इनमें वाटर के मॉलिक्यूल्स आकर बैठ जाते हैं। तो ऐसे जियोलाइट्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड जियोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या हो गए, इन पोर्स में आकर कौन बैठ गए, वाटर मॉलिक्यूल्स बैठ गए। वाटर मॉलिक्यूल्स बैठ गए तो ये क्या बन गए, हाइड्रेटेड जियोलाइट्स बन गए। और अब जब हम इनको हीट करेंगे तो इनमें से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, हट जाएंगे और हटने के बाद इन होल्स के साइज के रिएक्टेंट्स आकर इसमें फिट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आपको मैंने बोला इन होल के साइज के ही रिएक्टेंट्स आकर फिट होंगे। इसका मतलब ये कैसा हुआ, साइज सेलेक्टिव कैटेलिस्ट हुआ। ठीक है, क्योंकि इसने सेलेक्ट किया है साइज के बेसिस पर कैटेलिस्ट को, रिएक्टेंट्स को। तो ये कैसा कैटेलिस्ट है,
साइज सेलेक्टिव कैटेलिस्ट है। ठीक है, अब इसके अलावा हम इसका एक एग्जांपल तो ये देख चुके हैं, परम्यूटेट, जो कि हेल्प करता है वाटर की, जो हार्ड वाटर है उसकी हार्डनेस को रिमूव करने में, वाटर को सॉफ्ट करने में। एक हमारे पास आता है पेट्रोल जो होता है, उसमें उसके अंदर जो अल्कोहल है ZSM5, ये ZSM5 जो है वो भी क्या है, एक तरीके का जियोलाइट है, जो कि अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देता है, गैसोलीन के अंदर। ये क्या करता है, अल्कोहल को जब हम इस ZSM5 जियोलाइट से पास करवाते हैं तो ये उसको पेट्रोल या गैसोलीन में कन्वर्ट कर देता है। और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो अल्कोहल को पेट्रोल या गैसोलीन में कन्वर्ट करने वाला कौन सा जियोलाइट होता है, ZSM5। ठीक है, तो ये आपका कैटलिस्ट वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे कॉलॉइड्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू।